हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर के रूप में यशवंत दोहरे ने सफलता के नए मापदंड स्थापित किए हैं। अपने पिता से सीखा अनुशासन उन्हें सफलता के नए सोपान दे रहा है। यशवंत दोहरे मध्य प्रदेश में जहां भी रहे वहां उन्होंने रुके हुए प्रोजेक्ट को नई गति दी और ऐसे प्रोजेक्ट जो जर्जर हो चुके थे उन्हें पुनर्स्थापित किया। दूसरों के दर्द को समझने और उनके दुख दर्द में साथ खड़े रहने के गुण के कारण ही यशवंत दोहरे इंजीनियरिंग शाखा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अपना काम संजीदगी और संवेदना के साथ करने के कारण ही आज यशवंत दोहरे समाज में एक नायक के रूप में आदर्श स्थापित कर रहे हैं। वन अंधकारमय और घना है मेरे कुछ संकल्प जिन्हें पूरा करना है। सोने से पहले मीलों चलना है, सोने से पहले कोसों चलना है। कुछ लोग होते हैं जो सफलता के लिए लगातार चलते रहते हैं और इसीलिए सफलताएं उनके कदम भी चूमती हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर यशवंत कुमार दोहरे जी। नायक के इस कार्यक्रम में दोहरे जी हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। और मैं आपको बता दूं कि समाज में अलग अलग तरह के नायक होते हैं जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, और वो नायक जो हैं अपने दम पर अपने आप को नायक स्थापित करते हैं। लेकिन यशवंत कुमार दोहरे जी से आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे एक हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर होने के नाते वो कैसे काम कर रहे हैं लगातार और कैसे उन्होंने ये नायकत्व प्राप्त किया है। सर, सबसे पहले हम आपसे शुरुआत यही करना चाहेंगे कि एक व्यक्ति जब सफल होता है तो उसके पीछे उसकी शिक्षा होती है, उसका परिवार होता है, उसका परिवेश होता है। हम वहीं से शुरू करना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन कहाँ से शुरू हुआ? क्या उस वक्त आपको लगता था स्कूलिंग में कि आप कहीं किसी एक मुकाम पर पहुंचेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि सभी बच्चों के साथ होता है जी, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और उस समय तो केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि इस कक्षा को पास कर लिया जाए। जी। लेकिन हाँ, जब हम लोग कॉलेज में एंट्री करते हैं और कॉलेज में जाकर के खासतौर से इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे में, मैंने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर से, जिसको MITS भी बोलते हैं, उससे अपनी BE सिविल इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया था। जी। और मूलतः ग्वालियर के रहने वाले हैं। पिताजी पुलिस सेवा में थे, तो पुलिस का एक अनुशासन घर में भी रहता है। और वो अनुशासन ने हमको इस लायक बनाया कि हम आज आपके पास बैठे हुए हैं। और उस जमाने में ये कंप्यूटर तो आया भी नहीं था और मोबाइल वगैरह की तो बात हम लोगों ने सोची भी नहीं थी। बिल्कुल। केवल जो भी पढ़ाई होती थी वो किताबों से होती थी और उस जो स्कूल में शिक्षा होती थी या कॉलेज में होती थी, बस वही एजुकेशन थे। कॉलेज में जो हमारे को पढ़ाते थे वो कोशिश यही करते थे हम लोग PWD PHE या ऐसे शासकीय विभागों में चले जाएं, सीनियर की पोस्ट पे खासतौर से। और उसी क्रम में जब हम लोग वहां थे तो ये सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी नौकरी हमको मिल जाए। और उसमें सफलता भी मिली। जब हाउसिंग बोर्ड की वैकेंसीज निकली तो हम लोगों ने फॉर्म भरा और क्योंकि क्लास 2 राजपत्रित पद था तो ऑफिसर कमीशन के कंसेंट के साथ में हम लोग यहाँ पर पदस्थापना हुई। यशवंत जी, क्या लगता है आपको कि जो आपने शब्द यूज किया डिसिप्लिन, अनुशासन, पिताजी पुलिस में थे, डिसिप्लिन था, आपको लगता है कि जो ये अनुशासन था यही शायद आपका आधार बना? क्योंकि अनुशासन ना होता तो आप इस तरह से आगे नहीं बढ़ते। हाँ, मैं आज इस चीज को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि मेरे पिताजी थोड़े से ज्यादा ही अनुशासन वाले थे जी। और वो मतलब हर चीज में उनका अनुशासन रहता था कि कितने बजे शाम को सो जाना है, रात को मतलब सो जाना है जी। और सवेरे 5 बजे के आसपास उठ जाना है, सवेरे ज्यादा पढ़ना है। उनका ऐसा सोच था कि जब हम सवेरे पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा सक्रिय रहता है और हम ज्यादा याद कर सकते हैं। और पढ़ाई रोज करना है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है और कुल मिलाकर के पिक्चरें नहीं देखनी है, घूमने फिरने फालतू नहीं जाना है। अच्छा, यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि ये जो बाल हैं वो बालों को भी बड़े ध्यान रखते थे। बड़े नहीं होना चाहिए, बाल बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। ये बड़ी बात। अगर वो आए ऑफिस से देखा बाल बड़े हैं तो वो सवेरे ही हमको या शाम को ही कहते हैं कि भैया अब आप जाइए और बाल कटा के आइए। बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सब चीजें जो थी, तो क्योंकि अमूमन पुलिस विभाग के जो लोग होते हैं वो परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते।
लेकिन जैसा आपसे बातचीत करते हुए लग रहा है कि पिताजी ने पूरा ध्यान दिया, बल्कि अनुशासित भी आप सबको रखा। बहुत अच्छा, बिल्कुल उन्होंने ये भी रखा, और साथ में उन्होंने जो चीज सिखाई वो ये रही कि आपको बहुत मेहनत करना है जी, और दूसरों के दर्द को समझना है। बहुत अच्छी बात। तो हमने जब ये सब चीज देखी, जी, तो जब मैं इंदौर आया और मैंने इंदौर जब ज्वाइन किया, तो यहाँ पर बहुत सारा जो हाउसिंग बोर्ड का स्ट्रक्चर बनाए थे वो 1970 और 80 के बीच में बनाए थे जी, उसमें लेबर्स के लिए बहुत सारे क्वार्टर्स बनाए गए। अच्छा, अब चूंकि 40 साल बाद लेबर का काम भी खत्म हो गया, मिलें खत्म हो गई, अब वो हाउसेस थे या फ्लैट्स थे जी, वो जर्जर हो चुके, जर्जर भी हुए, निश्चित और रूप उनके जो ओनर्स थे उनकी अपनी अपनी समस्याएं पैदा हुई। जी, तो उनके निराकरण करने समय मैंने ये देखा कि बड़े संवेदनशील होकर के काम करना पड़ा, जी, क्योंकि सबसे पहले तो वो बेचारे वैसे ही उनकी नौकरी चली गई है, और फिर उनमें कई तरह की उनकी लिटिगेशंस थे। जी, तो जब हमने वो करने गए तब मुझे वो फादर की वो शिक्षा याद रही कि नहीं, हमें हर व्यक्ति के साथ में संवेदनशील होकर के उसका काम करना है। जी, और उसका नतीजा आज ये है कि आज हमारे ऑफिस में शायद दिन में 2 या 3 ही लोग आते होंगे जिनकी आज उनकी समस्याएं बची होंगी, अन्यथा वो सारे लोगों की समस्या ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त मैं वर्तमान की बात करना चाहूंगा कि आप हाउसिंग बोर्ड की इंजीनियरिंग एसोसिएशन के जो यूनियन के अध्यक्ष बने हैं आप, और जो आशुतोष जी हैं, आशुतोष तिवारी जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने तारीफ की है आपकी। मैं चाहूंगा कि क्या कारण रहा, क्यों उन्हें आपकी तारीफ करनी पड़ी, ऐसा क्या काम है जो आप करने वाले? देखिए, माननीय आशुतोष तिवारी जी हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, और वो बहुत ही सुलझे हुए, बहुत अनुभवी, और वो बोर्ड के प्रति उनका एक विजन है, वो बोर्ड को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी मेरे बारे में आपसे कहा है, मीडिया में जो कहा है, वो मैं उनके प्रति बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि उनका जो विजन है और जो मिशन है मैं उसमें कामयाब हो सकूं, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते ही हैं और आज भी कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है हमारे इंजीनियरिंग एसोसिएशन या टेक्निकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने का, वो भी हमारे जो मेंबर्स हैं उनका प्यार, उनका हमसे लगाव, उसकी वजह से मेरे को उन लोगों ने निर्विरोध चुना है। जैसे कोई भी यानी अपोजिशन में खड़ा नहीं हुआ और मैं निर्विरोध चुना गया। जी, क्या कारण रहा? एक तरफ आप जो है अपने आप को आपने स्टेबल किया एक अच्छे अधिकारी के रूप में, दूसरी तरफ यूनियन के लोग भी आपको पसंद कर रहे हैं। तो यूनियन के काम क्या होते हैं, मतलब यूनियन की समस्याएं क्या होती हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके प्रति उनके? देखिए, जो ये एसोसिएशन है उसमें सब इंजीनियर से लेकर के चीफ इंजीनियर तक के अधिकारी रहते हैं। शासकीय सेवाओं में आने पर परिवार और शासकीय सेवा दो चीजें साथ साथ चलती हैं। परिवार की अपनी आवश्यकताएं समय के साथ साथ बदलती हैं। जैसे जैसे समय बदलता है, बच्चे बड़े होते हैं, आदमी की जरूरतें होती हैं कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर रहे ताकि बच्चों की एजुकेशन हो सके। मदर फादर साथ हों तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए भी शासकीय कर्मचारी चयनित करता है कि वो स्थल विशेष पर जहां पर अच्छी मेडिकल की सुविधाएं हो वहां उसकी पोस्टिंग हो जाए। तीसरी बात क्या होती है, हर आदमी चाहता है कि समय समय पर उसे पदोन्नतियां मिलती रहें, समय समय पर उसकी क्रमोन्नतियां होती रहें। और कुछ कई बार कर्मचारी गलतियां कर जाते हैं और वो गलतियां उसने इंटेंशनली की है या बाय वाइल डूइंग द वर्क एक इन प्रोसेस हो गई हैं, तो वो परेशान भी होते हैं कई बार। तो वो सब चीजों के लिए जो यूनियन के मेंबर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो एटलीस्ट इस चीज में उनको सपोर्ट करें ताकि उनका जीवन और उनके परिवार के जो सदस्यों का जीवन है वो सुख में और आराम पूर्वक निकल जाए। यानी यहाँ भी आपके अंदर जो संवेदनशीलता वाला गुण था वो काम आया और लोगों को महसूस हुआ कि आप शायद उसके लिए एक बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है और शायद ऐसा भी होगा। तो यही मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक बहुत ही मुझे अभी आपसे बात करते हुए एक चीज याद आ गई। मैंने जब यहाँ इंदौर में ज्वाइन किया तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा कि क्या बात है भाई, तुम इतने दुखी क्यों? उसने कहा साहब कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है और मुझे नामांतरण कराना है। तो मैंने कहा इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है।
बोले साहब नेचुरल प्रोसेस जरूर है, लेकिन मैं परेशान हूँ जी। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हारी परेशानी यहीं दूर करा देते हैं। उसकी परेशानी दूर करा दी जी। तो वो जब खुश होके गया, वो उसकी आंखों की जो खुशी थी, वो खुशी मुझे हमेशा महसूस होती है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरे हाउसिंग बोर्ड के इस ऑफिस में जो भी व्यक्ति आए वो खुश होके जाए, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मेरे अपना मकान हो और उसमें कोई समस्या हो तो आदमी, समस्या भला ही छोटी हो, लेकिन नकारात्मक जो विचार दिमाग में पैदा होते हैं वो मनुष्य को बहुत गहराई तक ले जाते हैं। जबकि समस्या कोई बहुत बड़ी भी नहीं होती, फिर भी वो सोच सोच के उसको बड़ी बना लेता है। लेकिन अगर हमने उसको सिर्फ सुना और सुन के उसकी समस्या का समाधान कर दिया तो क्या होगा, वो सुखी सुखी जाएगा और रात को आराम से चैन से सोएगा और नेगेटिव विचार तो उसके मन में आना ही बंद हो जाएंगे। यशवंत जी, आपसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक अधिकारी, या यूं कहा जाए कि एक नायक जो है उसके अंदर यही गुण होना चाहिए कि दूसरों के दर्द को समझे और जो है उसे महसूस, उसकी खुशी में अपने आप खुशी महसूस करे। इंदौर में दो तीन बड़े प्रोजेक्ट हैं। रेनबो प्रोजेक्ट की हम बात करें, हम कादम्बरी की बात करें, हम कामायनी की बात करें, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर आपने काम किया और आपने इसको रिनोवेट कर दिया, यूं कहें रिजुविनेट कर दिया। कैसे हुआ ये, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से डिले हो रहे थे प्रोजेक्टों में। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दरअसल रेनबो की जमीन हमने 2005 के आसपास खरीदी थी। उसके बाद में ये प्रोजेक्ट्स बहुत सारे कारणों से नहीं बन पाए होंगे, लेकिन मुझे मालूम था कि इंदौर एक महानगर है। यहाँ पर अगर एक व्यवस्थित हाउसिंग प्रोजेक्ट रेनबो के रूप में बनाया जाए तो यहाँ की जनता उसे खरीदना जरूर पसंद करेगी। और हुआ भी वही कि जब हमने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो लॉन्चिंग में हमको बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। आज हम वहां पर करीब 188 फ्लैट हैं, 188 फ्लैट्स हैं। तो 188 के अगेंस्ट में करीब 170 तो हमारे आज बुक हो चुके हैं। अच्छा, जी हाँ। और कुछ कॉमर्शियल की शॉप्स हैं और कुछ हमारे हॉल हैं, तो शॉप्स भी हमारी 50% के आसपास बिक चुकी हैं। अच्छा, तो ये एक सक्सेसफुल रहा। अब देखिए कि 2005 और फिर आज 2022, ये जो गैप था वो आके सिर्फ क्या एक हिम्मत की प्रोजेक्ट बनाया, ईश्वर का साथ था, आप सब लोगों का साथ था। तो हमने जब इस प्रोजेक्ट को सामने लेके आए तो इंदौर की जनता ने पसंद किया और फटाफट हमारा पूरा प्रोजेक्ट बिक भी गया। और अगर ईश्वर ने चाहा तो हम अगले 2-3 महीने में आप सब लोगों को ये प्रोजेक्ट की चाबियां भी सौंपने की कोशिश करेंगे। तो यही कामायनी और कादम्बरी के साथ में भी हुआ? हाँ, कामायनी कादम्बरी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि ये जमीनें भी 2001 और 2002 के बीच में ली गई थी। यहाँ प्रोजेक्ट्स बने थे, लेकिन क्योंकि कॉलोनियों की जो बेसिक सर्विसेज थी जैसे रोड, सीवर लाइन, वाटर लाइन इत्यादि, वो काफी जर्जर हो गई थी। तो वहाँ की करीब 50% प्रॉपर्टी हमारी अनसोल्ड होकर पड़ी हुई थी। फिर जब हमने उसकी जो सर्विसेज को हमारे मुख्यालय से परमिशन लेकर के हमने उसको सुधारने के बाद हमने जब उसको बेचा तो उस समय आदरणीय मोघे साहब हमारे अध्यक्ष महोदय हुआ करते थे, उन्होंने भी हमको काफी सपोर्ट किया और ये दोनों कॉलोनी की प्रॉपर्टी हम करीब बेचने में सफल हो गए। जी। और मैं अगर बात करूं कि इंदौर में या मध्य प्रदेश में हम बात करें तो प्राइवेट बिल्डर्स भी हैं, प्राइवेट जो काम करने वाले भी हैं, आईडी भी काम करता है हर शहर में, हाउसिंग बोर्ड भी काम करता है। कैसे हाउसिंग बोर्ड अलग है इन दोनों से? देखिए, हाउसिंग बोर्ड राज्य शासन का, मध्य प्रदेश राज्य शासन का एक ऑटोनोमियस इंस्टीट्यूशन है और हम लोग मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल अधिनियम 1972 के तहत काम करते हैं। और ऑटोनोमियस होने की वजह से हम शासन से कोई भी राशि अपने विभाग के लिए नहीं लेते हैं। हम लोग सारा का सारा पैसा अपनी मेहनत से जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उन प्रोजेक्ट पे हम लोग पर्यवेक्षण व्यय, जिसको कहते हैं सुपरविजन चार्ज, जो कि 5.5% से लेकर के 8 से 9% तक होता है और विकास कार्य में 10 से 12% तक होता है, वो उस प्रोजेक्ट पर भारित करते हैं। और वो आपकी वास्तविक जो इनकम होती है वो हमारे पर्यवेक्षण व्यय है। और वो जो पर्यवेक्षण व्यय है, पर्यवेक्षण से जो आय है जिसे हम व्यय के रूप में उसे भारित करते हैं, जो आय है वो आय ही हमारे सोर्स ऑफ सैलरीज, सोर्स ऑफ अदर एक्सपेंडिचर्स वही है, उससे ही हम लोग चलाते हैं। अब आप देखिए कि क्योंकि हम केवल पर्यवेक्षण व्यय से अपने आप को रन कर रहे हैं, तो आम हितग्राही को जब हम अपना भवन या भूखंड बेचते हैं
तो हम उसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी काउंट नहीं करते हैं। जी जी। हमारा कोई प्रॉफिट से उसमें वो नहीं रहता है। हमारे हाउसिंग बोर्ड का उद्देश्य रहता है कि गरीब से गरीब जनता हमसे एक रीजनेबल प्राइस पे जी संपत्ति खरीद सके। जी, मेरा सवाल वही था कि एक व्यक्ति जो है प्राइवेट बिल्डर के पास ना जाकर आपके पास में क्यों आए? हाँ, देखिए, जैसे हमारे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जी, अभी हमने चर्चा की थी रेनवो रेजिडेंसी के 188 फ्लैट्स की। जी, वहां हमारे जो फ्लैट्स हैं उनकी कीमत 55 लाख और 67 लाख के बीच में है। जी, सेम क्वालिटी, सेम स्पेस, करीब करीब सेम लोकेलिटी जी, में वो फ्लैट्स 2 करोड़ के आसपास भी बिक रहे हैं। उसके पास में ही प्राइवेट हो, प्राइवेट है। जी, अच्छा, वो नाम लेना उचित नहीं, जी, 1.5 करोड़ 2 करोड़ बिक रहे जी। हैं। हमारी जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ आम प्राइवेट स्ट्रक्चर से बहुत अच्छी होती है। जी, जी, क्योंकि हम इंजीनियरिंग में यूज होने वाले सारी सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं। जी, हम सुरक्षा के किसी भी मानक से समझौता नहीं करते हैं। जी, जी, सारी अनुमतियां लेते हैं। और जी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट बिल्डर्स से हमसे केवल एक ही चीज का अंतर मेन होता है, वो ये है कि प्राइवेट बिल्डर प्रॉफिट के लिए काम करता है और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड सेवा के लिए काम करता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही एक मेन डिफरेंस है। जी। और भारत की आजादी के बाद से ही हाउसिंग बोर्ड ने काम चालू किया था और आज भी हाउसिंग बोर्ड काम कर रहा है। जी। पूरे मध्य प्रदेश में हमारे करीब 1.25 लाख यूनिट के आसपास हम लोग बना चुके हैं। जी। और इंदौर में ही हमारे करीब 17,000 यूनिट हैं केवल इंदौर टाउन में। जी। जो हमारे यहाँ पर हैं। तो और वो भी हमने कैसे बनाए थे, बहुत गरीब लोगों के लिए बनाए। अच्छा। ज्यादातर हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो गरीबों के लिए हैं। अच्छा। और आज वही स्ट्रक्चर कॉमर्शलाइज हो गए हैं। जो हमने शायद 5,000 में दिया था, आज वो प्रॉपर्टी 50 लाख की और 60 लाख की हो गई है। निश्चित। तो ये है हाउसिंग बोर्ड और प्राइवेट के बीच का अंतर। एक बड़ा सवाल यशवंत जी यहाँ ये भी बनता है कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकतर प्रोजेक्ट अनसोल्ड क्यों रह जाते हैं? इंदौर की अगर हम बात करें तो 1970 में 2000 मकान यहाँ बने थे और वो शायद अब जर्जर अवस्था में है। क्या आपको लगता है कि इस पर काम किए जाने की आवश्यकता है कि आपने आने के बाद काफी काम तो किया है, लेकिन क्या ये महसूस करते हैं? मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1970 में जो मकान बने थे वो अब जर्जर हैं। हालांकि वो सोल्ड तो तभी हो गए थे 1973, 74, 75 में ही सोल्ड आउट हो गए थे और वो जर्जर हो गए। देखिए, हर प्रोजेक्ट की एक लाइफ होती है, हर मकान की एक लाइफ होती है। और उस समय जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए थे, उस समय जो इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी और जो मटेरियल यूज होता था 1970 के और 80 के दशक में, वो क्लास बी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता था। क्लास बी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसकी नॉर्मल लाइफ का असेसमेंट रहता है 30 to 40 ईयर्स, है ना। तो निश्चित तौर से करीब 2-2.5 हजार मकान जो हमने यहाँ बनाए थे 70 और 80 के बीच में, वो जर्जर भी हो गए। नगर पालिका ने उसको नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 310 के तहत जर्जर भी घोषित किया हुआ है। तो उनको पुनः निर्माण करने की योजनाएं हमने बनाई हैं। उसमें कुछ योजनाएं हमारी स्वीकृत भी हो गई हैं हमारे हाउसिंग बोर्ड से, और जन सहयोग से हम उसको पुनः भी निर्माण कर सकते हैं। और इस संबंध में हमारे जो रहवासी हैं उनसे चर्चा भी चल रही है, स्थानीय स्तर पे भी चर्चा चल रही है और मुख्यालय स्तर से भी हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। तो नियर फ्यूचर में हम कोशिश करेंगे कि इनको अच्छे से अच्छा मकान सारी सुविधाओं सहित, और कोशिश करेंगे कि उनका ज्यादा कुछ खर्चा ना हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दिया जाए। क्योंकि वहाँ की वैल्यूएबल लैंड है, पीस ऑफ लैंड अगर हम सेल आउट कर देंगे तो उस पीस ऑफ लैंड से उनका निर्माण कार्य भी संभव होगा, वो कम हो जाएगा। जी हाँ। 1990 में आप हाउसिंग बोर्ड में आए और ऐसा कहा जाता है कि आप हाउसिंग बोर्ड के धोनी और विराट की तरह आपने काम किया। पूरे मध्य प्रदेश में आप अलग अलग जगहों पर आप गए और आपने बहुत काम किया, आपने खूब काम किया। वो मैं सोच रहा हूँ यात्रा आप बताएं कि वो उसके पीछे की ऊर्जा क्या है, किस भाव से आप काम करते रहे? वैसे कौन से बड़े प्रोजेक्ट थे जो आपको लगा कि इस दरमियान आपने किए? देखिए, जैसा मैंने बताया कि क्योंकि जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं निकला और ग्वालियर का एक तासीर है, ग्वालियर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के जो पानी है वो ये है कि यहाँ आदमी बिल्कुल जुझारू रहता है, वो बिल्कुल लग जाता है काम के पीछे।
तो वो एक बात थी। पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो मेरी पहली पोस्टिंग रायगढ़ जिले में हुई। वहां पर मैं सब डिवीजनल ऑफिसर बना हाउसिंग बोर्ड का। और उस जमाने में रायगढ़ जिला बहुत बड़ा जिला हुआ करता था। रायगढ़ से हम लोग जसपुर जाते थे तो बस से मैक्सिमम टाइम जाना होता था, तो वो शायद 250 किलोमीटर डिस्टेंस थे। सिमिलरली यहाँ बिलासपुर कॉर्नर तक आना होता था। तो इतने बड़े जिले में हम लोग काम करने जब गए तो वो चूंकि पूरा आदिवासी क्षेत्र था और रायगढ़ में उस समय हाउसिंग बोर्ड ने वही 70 के आसपास, जैसा अपन ने यहाँ इंदौर में काम किया है, वहां पर भी जूट मिल एरिया और ऐसे मतलब मिलों के कुछ क्वार्टर्स बनाए थे। तो गवर्नमेंट की जो मजदूरों के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स हो रही होंगी उस जमाने में, ये थे। ये 1990 में जब मैं वहां पदस्थ था तब की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। तो फिर वहां जाकर के हमने 2 कॉलोनियां, मैं आज आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ। एक इरिगेशन ऑफिस के सामने की कॉलोनी थी, एक छोटा अतुरमुड़ा एरिया था, वहां पर हमने जमीन ली और एक करीब 500 मकानों की मैंने एक कॉलोनी बनाई थी। अच्छा। जी हाँ। और मजे की बात यह है कि आज वो कॉलोनियां रायगढ़, जो कि अब छत्तीसगढ़ में है, वहां की सबसे पॉश कॉलोनियों में से उसकी काउंटिंग, जो समझ लीजिए कि 8,000 रुपए का हमने EWS हाउस बेचा था। 8,000 रुपए का, वो शायद 80 लाख का हुआ है। तो ये शुरुआत तो वहाँ रायगढ़ में की। और चूंकि वो जिला ऐसा था कि राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं पे वहां पे निर्माण हो रहे थे, जैसे हॉस्टल्स थे, खासतौर से ट्राइब के लिए हॉस्टल्स बनाना, कुछ स्कूलों का निर्माण करना, कुछ आश्रम भवन बोलते हैं उनको, उसमें बच्चियां या बच्चे वहां रहते भी हैं और उसमें एक स्कूल भी रहता है, दिन में वो पढ़ते भी हैं। मतलब वो शासन रन करता है। ऐसे भी बहुत सारे निर्माण कार्य थे। तो ये सब सफर जब हमने वहां, अपने सफर के शुरुआत जब हमने वहां से की, तो ये सब चीजें जुड़ती चली गई। और चूंकि जब आप समाज के बिल्कुल कमजोर वर्ग के साथ जुड़ते हैं और उनके बारे में सरकार की योजनाओं के अनुरूप कार्य करते हैं, तो वो जो अनुभव वहां से आता है, वो अनुभव बड़ा ही जबरदस्त रहता है। कैसे रहता है कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्मीदें लगी हुई हैं कि सरकार एक उसको ऐसी सुविधा दे कि उसका बच्चा आराम से पढ़ सके, और आपने तुरंत बना करके एक हॉस्टल दिया और एक स्कूल दिया। जब उनकी इनॉग्रेशन होते थे और बच्चों के एडमिशन होते थे, तो उस समय हम देखते थे रियली एक नीड है इस व्यक्ति की, इसके बच्चे को अगर देश की मुख्यधारा में आना है तो इसको निश्चित तौर से एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलना जरूरी है। और वो चीजें मैंने वहां जब की तो बड़ी खुशी हुई कि रियली एक हम कुछ, हालांकि हम तो गवर्नमेंट के वर्कर हैं, हम तो सरकारी आदेश पे काम करते हैं, लेकिन हम मतलब अपने आप यही करेंगे, ईश्वर का ही शुक्रिया अदा करेंगे कि हमको ये सब कार्य करने का अपने जीवन में मौका मिला कि धर्मजयगढ़, कांसावेल, लैलूंग या पत्थल गांव, कुनकुरी, ऐसे छोटे छोटे जो कस्बे टाइप के जगह थी, वहां जाकर के छोटे छोटे आश्रम बनाए और हैंडेड बाइडेड आश्रम बनाए, कुछ ऐसे बनाए कि वो वहां के ट्राइब्स के लिए काम में आए। और उनकी भावनाओं को हमने जब समझा, परखा, देखा, तो लगा कि नहीं, कुछ तो अच्छा काम करने का हमको मौका मिला। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं या कोई व्यक्ति जब सफल होता है तो 2 तरह से वो इंस्पायर होता है। एक तो सफलताएं इंस्पायर करती हैं, असफलताएं इंस्पायर करती हैं। क्या कभी कोई निराश, कोई असफलता भी आपके हाथ में लगी जिसने आपको दुखी किया, परेशान किया, लेकिन वही आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी भी बनी? इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं एक बात आपको बताता हूँ। इस सारी मेहनत के पीछे मैं अपने परिवार को जरूर बीच में लाऊंगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी धर्मपत्नी का है। क्योंकि मेरा बेसिक नेचर रहा कि मैंने सारा समय सरकार को दिया, गवर्नमेंट को दिया। तो हम जब सुबह उठते हैं और रात लेट नाइट तक काम करते हैं, तो परिवार को समय हम बहुत कम दे पाते हैं। बच्चे चूंकि जैसे सभी बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी बच्चों ने पढ़ा, अच्छा हुआ कि वो ठीक ठाक थे पढ़ने में, तो उन्होंने IIT और जो भी IIM वगैरह होते वो सब कर लिया, और ईश्वर की दया से वो अपनी जगह चले गए, अपने अपने मुकाम पे वो सफल हो गए। धर्मपत्नी ने साथ ये दिया कि उन्होंने कभी भी जिद नहीं की कि हम उनको समय नहीं दे रहे। इसलिए मैं शासन को और अपने प्रदेश की जनता को मैं ज्यादा से ज्यादा समय दे पाया। और देखिए, ये बात निश्चित है कि अगर आप न्यूनतम निर्धारित समय को अगर बांध लेंगे कि मैं इस सीमा में ही रहूंगा और इतना ही कार्य करूंगा,
तो आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि समय सीमित है, काम ज्यादा है। तो काम ज्यादा है तो आपको किसी ना किसी के साथ में अनजस्टिस करना पड़ेगा, लेकिन इसको सेक्रीफाइस करना चाहिए। हाँ, तो किसी ने तो सेक्रीफाइस करना ही था, तो वो उन्होंने किया, वो मेरी धर्मपत्नी मैडम ने किया। हाँ, तो ये एक अच्छा रहा, इसलिए मैं हमेशा जब भी ऐसी चर्चा होती है तो मैं उनको जरूर याद करता हूँ। निश्चित रूप से आपकी सफलता में डिसिप्लिन का जो है हाथ रहा, आपकी मेहनत का हाथ रहा, और लगातार जो सफलताएं मिलती गई उसका हाथ रहा। लेकिन पारिवारिक रूप से अगर मैडम का सपोर्ट नहीं होता तो शायद आप उस तरह से समय नहीं दे पाते। हाँ, और शायद क्या होता है जब आप से बहुत ज्यादा उम्मीद हो और लगता है कि आप बहुत काम कर सकते हैं और फिर आप उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो आलोचनाओं के शिकार हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने उनका नाम और उनका जिक्र यहाँ पे किया कि कुछ परिवार का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है, वो जो मुझे काफी हद तक मिला। अभी तक की जो आपकी यात्रा है वो ऐसा लगता है कि सोपान चढ़ती गई, एक स्टेप के बाद स्टेप आप चढ़ते गए, और भविष्य के प्रति क्या योजना है? इसका शायद 2 या 3 साल के बाद में आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, क्या योजना है भविष्य को लेकर? क्या सोचा है? क्या हुआ कि मैं इस पॉइंट पे भी आता हूँ। देखिए, वो जो बिंदु आपने कहा कि ये सीढ़ियों पे किस तरह से चढ़ा गया, तो क्योंकि हाउसिंग बोर्ड का काम मकान बनाना है, तो मकान बनाने के पहले जमीन का चयन, जमीन का आवंटन, योजना का निर्माण, योजनाओं की स्वीकृति, फिर पर्याप्त पंजीयन, और उसके बाद पंजीयनकर्ताओं से प्राप्त राशि अनुरूप निर्माण कार्य। तो ये सारे कार्य करने पर ही एक प्रोजेक्ट की सफलता मिलती है। तो मैंने जब रायगढ़ छोड़ा तो फिर ग्वालियर आए, ग्वालियर में काफी डिपॉजिट वर्क करने को मिला। उसके बाद सीधी रीवा तरफ पोस्टिंग हुई, जबलपुर आए, तो सभी जगह जितने शासन से जमीन मिल सकती थी वो प्रयास किए, वो लिए, और उन पर ज्यादा से ज्यादा योजनाएं बनाई, और कई जगह तो योजनाएं आज भी प्रचलन में है। अच्छा। हाँ, तो आज भी प्रचलन में है। तो जब हम ये सब करते चले गए तो हर जगह अपना एक किया हुआ कार्य छोड़ के आए कि भाई ये काम है, अब मेरे बाद वाले व्यक्ति आप इसको पूरा करो। या तो वो पूरा हो गया या अधूरा रहा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में कुछ समय लगता है। तो करते 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 यहाँ तक पहुंच गए, है ना। अब आपने अपने पूछा कि फ्यूचर का क्या प्लान है, तो देखिए प्लान तो यही है कि 3.5 साल बाद रिटायरमेंट होना है, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि जनता की सेवा की जाए, और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई मुझसे कोई भी सलाह लेगा, टेक्निकल नो हाउ करेगा, वो करेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि कोई दूसरा जॉब करें, है, क्योंकि जब तक शरीर में ताकत रहेगी काम करेंगे, आराम तो करना नहीं है। और कोई रिग्रेट मन में किसी सरकार के प्रति, किसी के प्रति कोई रिग्रेट मन में? नहीं, मैं सरकार का और अपने सभी मित्रों का, अपने परिवार के मेंबर्स का, सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे इस सफर में सभी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और खासतौर से मेरे सीनियर ऑफिसर्स ने तो मेरा बहुत सपोर्ट किया, और उनको पता था कि मैं पूरा डिवोशन, या मुझे नहीं पता, मैं अपने मुंह से अपने वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये तो मेरे सीनियर्स को ही पता है कि कितने डिवोशन के साथ में मैंने काम किया है। तो उनका मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया हो, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज भी जैसे आपने चर्चा की शुरुआत में ही माननीय अध्यक्ष महोदय के बारे में बताया, तो मैंने आपको बताया कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं और हर चीज में सपोर्ट करते हैं, और उनके ही सबके सपोर्ट की वजह से हम लोग काम कर पाते हैं। यशवंत जी, आपने हमसे बातचीत की और सही मायने में एक हमको लगा कि एक नायक से हम बात कर रहे हैं। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। तो यशवंत दोहरे जी जो है उनसे बातचीत हुई और लगा कि कैसे एक व्यक्ति सफल होता है, कैसे एक व्यक्ति खुश होता है। आपसे बातचीत करते हुए महसूस हुआ कि जीवन में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अनुशासन से रहें, मेहनत करते रहें और लोगों के दर्द को महसूस करते रहें। शायद आज के हमारे इस कार्यक्रम की यही सार्थकता है। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।